हमारा पिछला टॉपिक जो था वो इंट्रो था। अब हम करते हैं अपने पहले टॉपिक की शुरुआत। सम थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स इन डेमोग्राफी, द मैल्थ्यूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। Among the most famous theories of demography is the one associated with the English political economist Thomas Robert Malthus. बहुत सारी थ्योरीज रही हैं डेमोग्राफी से रिलेटेड, जिसमें जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है या उनसे जुड़ी हुई है वो है इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थॉमस रॉबर्ट मैल्थस की 1766 से 1834 तक। Malthus' theory of population growth, outlined in his essay on population, was a rather pessimistic one. मैल्थस की जो थ्योरी है पॉपुलेशन ग्रोथ की, जो कि उन्होंने दी है अपने एसे ऑन पॉपुलेशन में, वो एक कह सकते हैं थोड़ी सी निराशावादी है। He argued that human populations tend to grow at a much faster rate than the rate at which the means of human subsistence, especially food, but also clothing and other agriculture-based products, can grow. उनका तर्क ये है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इतनी तेजी से बढ़ती है या उसका जो रेट है वो इतना तेज है कि जो ह्यूमंस के या ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, खासतौर से फूड, क्लोथिंग या और एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो उतनी रेट में तेजी से नहीं बढ़ते जितनी तेजी से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है। Therefore, humanity is condemned to live in poverty forever because the growth of agriculture production will always be overtaken by population growth. तो इसी वजह से जो मानवता है इसे दोषी ठहराया जा सकता है कि ये गरीबी में रह रही है और शायद जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की ग्रोथ है वो हमेशा पॉपुलेशन ग्रोथ से कम रहेगी। यानी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की ग्रोथ पर हावी रहेगी। जब रेट ऑफ ग्रोथ ह्यूमन पॉपुलेशन का कहीं ज्यादा फास्ट है तो जितना भी डेवलपमेंट होगा, जितना भी प्रोडक्ट्स का उत्पादन होगा, उस पे ये जो जनसंख्या है ये भारी पड़ेगी। While population rises in geometric progression, that is like 2, 4, 8, 16, 32, etc., agricultural production can only grow in arithmetic progression, like 2, 4, 6, 8, 10, etc. अब उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि जैसे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होती है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है, यानी 2, 4, 8, 16, 32 दुगनी होती चली जा रही है। वही पॉपुलेशन कैसे दुगनी हो रही है? 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 और 16 की 32 दुगनी हो रही है। वही जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी वो सिर्फ 2 गुना ही बढ़ रही है। क्या कहते हैं, 2 + 4 + 6 + 8, वो सिर्फ उतनी मात्रा में नहीं बढ़ रही है। Because population growth always outstrips growth in production of subsistence resources, the only way to increase prosperity is by controlling the growth of population. अब ये है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये हमेशा जो प्रोडक्शन की ग्रोथ है उसको उस पर हावी पड़ती है। तो एक जो मेन तरीका बचता है कि हम जिससे अपने को संपन्न बना सकते हैं वो ये है कि ये जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की इसको कंट्रोल किया जाए। Unfortunately, humanity has only a limited ability to voluntarily reduce the growth of its population. That is through preventive checks such as postponing marriage or practicing sexual abstinence or celibacy. दुर्भाग्यवश जो मानवता है उसकी बहुत सीमित क्षमता है कि वो अपने आप को जो है रोक सके, तभी जो है जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसको कम किया जा सकता है। अब कैसे कर सकती है? बहुत सारे प्रिवेंटिव चेक्स हैं, जैसे कि आप मैरिज पोस्टपोन कर दें या जो भी आप क्या कहते हैं इंटरकोर्सेस हैं उनमें इस तरह से ना करें कि आपका आगे पॉपुलेशन को जल्दी जल्दी ग्रो करने को मौका मिले। Malthus believed, therefore, that positive checks to population growth in the form of famines and diseases were inevitable because they were nature's way of dealing with the imbalance between food supply and increasing population. मैल्थस का ये मानना है कि जो पॉजिटिव चेक्स हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, चाहे फैमिन की फॉर्म में हो, डिजीज की फॉर्म में हो, इन्हें टाला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा अपनी एक तरीका है जिससे वो जो इम्बैलेंस हो जाता है फूड सप्लाई में या बढ़ती जनसंख्या में उसको बैलेंस करने का उसका तरीका है कि वो अपने आप इस चीज को थ्रू फैमिन्स या डिजीज कंट्रोल कर लेती है और इसको हम टाल नहीं सकते। मैल्थस थ्योरी वॉज इन्फ्लुएंशियल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये जो मैल्थस की थ्योरी थी ये काफी प्रभावशील रही लंबे समय तक, बट इट वाज आल्सो चैलेंज्ड बाय थियरिस्ट हु क्लेम दैट इकोनॉमिक ग्रोथ कुड आउटस्ट्रिप पॉपुलेशन ग्रोथ। पर इनको चैलेंज किया उन थियरिस्ट ने जो ये क्लेम करते थे कि अगर आर्थिक रूप से ग्रोथ होगी तो हो सकता है कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ से आगे निकल जाए।
However, the most effective refutation of his theory was provided by the historical experience of European countries. इस थ्योरी का जो खंडन था सबसे असरदार तरीके से बताया गया जो ऐतिहासिक अनुभव हुआ यूरोपियन कंट्रीज को उनके द्वारा. The pattern of population growth began to change in the later half of the 19th century, and by the end of the first quarter of the 20th century, these changes were quite dramatic. जो पैटर्न थी, जो तरीका था जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ बदलनी शुरू हुई थी लेटर हाफ में 19th सेंचुरी के और एंड तक आते आते जो फर्स्ट क्वार्टर था 20th सेंचुरी का, ये चेंजेस जो है बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक हो गए थे. बर्थ रेट्स हैड डिक्लाइंड एंड द आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक डिजीजेस वर बीइंग कंट्रोल्ड. बर्थ रेट में कमी आई और ये जो महामारी हो जाती थी, डिजीजेस हो जाती थी, इनको भी जो है कंट्रोल कर लिया गया. Malthus' predictions were proved false because both food production and standard of living continued to rise despite the rapid growth of population. अब मेल्थस के जो प्रोडिक्शंस थे वो पूरी तरह से इस टाइम पे फॉल्स साबित कर दिए गए, क्योंकि दोनों ही चीजें, चाहे फूड प्रोडक्शन हो या स्टैंडर्ड जो है लिविंग का, दोनों ही उनमें प्रोग्रेस हो रही थी. एक तरफ पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन इसके साथ साथ फूड प्रोडक्शन में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी जो है राइज हो रहा था. Malthus was also criticized by liberal and Marxist scholars for asserting that poverty was caused by population growth. मार्थस जो है, मैल्थस इनकी थ्योरी को जो है क्रिटिसाइज किया गया लिबरल और मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स द्वारा, जिन्होंने कहा कि आपने ये बताने की कोशिश करी है कि जो गरीबी है वो सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से ही होती है. The critics argued that problems like poverty and starvation were caused by the unequal distribution of economic resources rather by the population growth. तो ये जो क्रिटिक्स थे, इन्होंने इस बात का तर्क रखा कि जो समस्याएं हैं गरीबी की या जो भूखमरी की, ये मेनली किस वजह से हैं? ये हैं सही तरीके से जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ना होना, बजाय पॉपुलेशन ग्रोथ के. तो पॉपुलेशन ग्रोथ कारण नहीं है, मेन कारण जो है पॉवर्टी या स्टार्वेशन का, वो समान तरीके से इकोनॉमिक रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूट ना होना वो है. An unjust social system allowed a wealthy and privileged minority to live in luxury while the vast majority of the people were forced to live in poverty. एक ये जो अन्यायपूर्ण सामाजिक तरीका है जिसमें जो अमीर लोग होते हैं या जिन लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं, ऐसे माइनॉरिटीज में जो लोग होते हैं ये तो शान से रहते हैं, जबकि बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में जो संख्या होती है उसे मजबूरी में गरीबी में रहना पड़ता है. बॉक्स 2.1 में थॉमस रॉबर्ट मैल्थस की जो थ्योरी है उसके बारे में बताया गया है कि द पावर ऑफ पॉपुलेशन इज सो सुपीरियर टू द पावर ऑफ द अर्थ टू प्रोड्यूस सब्सिस्टेंस फॉर मैन दैट प्रीमैच्योर डेथ मस्ट इन सम शेप और अदर विजिट द ह्यूमन रेस. अर्थ की जो शक्ति है जिससे वो ह्यूमंस को सरवाइव करने के लिए चीजों को उत्पन्न करती है, वहीं पर अगर देखा जाए तो अर्थ की शक्ति से ज्यादा पॉपुलेशन की शक्ति है, क्योंकि इसी वजह से जो है पहले से प्रीमैच्योर डेथ हो जाती है किसी न किसी शेप में या और किसी चीज की वजह से वो ह्यूमन रेस में एग्जिस्ट करती है. मतलब ये जनसंख्या इतना ज्यादा भारी पड़ रही है कि जो अर्थ की शक्ति है वो भी उसके सामने कम पड़ रही है. द वाइसेस ऑफ मैनकाइंड आर एक्टिव एंड एबल मिनिस्टर्स ऑफ डीपॉपुलेशन. ये जो दोष है मैनकाइंड के, ये काफी सक्रिय हैं और इन्हीं को हम एक एबल मिनिस्टर्स कह सकते हैं डीपॉपुलेशन के. दे आर द प्रिकर्सर्स इन द ग्रेट आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन and often finish the dreadful work themselves. ये पहले से ही विद्यमान है, ये जो बड़ी आर्मी है डिस्ट्रक्शन की उसके अंदर, और शायद खत्म भी कर देते हैं खुद ही. ये जो ड्रेडफुल वर्क है, भयंकर वर्क है, इसको खुद ही खत्म कर देते हैं. But should they fail in this war of extermination, sickly seasons, epidemics, pestilence and plague advance in a terrific array and sweep off their thousands and tens of thousands, पर इनकी ये जो डिस्ट्रक्शन की जो एक आर्मी है ये फेल हो जाती है जब प्रकृति जो है वो अपने तरीके से चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करती है. कैसे? एक्सटर्मिनेशन के थ्रू. बीमारियां लाके, एपिडेमिक्स है, पेस्टिलेंस है या प्लेग है, और ये इतनी भरमार में आता है और हजारों, 10,000 कहना चाहिए, टेंस ऑफ थाउजेंड्स जो होते हैं, इनको जो है एकदम से खत्म कर देता है. शुड सक्सेस बी इनकम्प्लीट, जाइजेंटिक inevitable famine stalks in the rear and with one mighty blow levels the population with the food of the world. तो हमारी जो सफलता है वो एक तरह से इनकम्प्लीट मानी जाएगी, क्योंकि ये जो फेमिन है ये एक तरह से हमारे पीछे है और एक उसका जो झटका आता है उससे वो पॉपुलेशन को बराबर कर देता है, यानी जितना खाना उतनी पॉपुलेशन. तो एक तरह से उन्होंने ये थ्योरी बताने की अपनी कोशिश की है. Malthus studied at Cambridge and trained to become a Christian priest.
मैल्थस की जो स्टडी थी वो कैम्ब्रिज में हुई थी और ये जो है एक क्रिश्चियन प्रीस्ट बनी थी। लेटर ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी एट द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज एट हेलेबेरी नियर लंदन। बाद में इनको जो है अपॉइंट कर लिया गया एक प्रोफेसर के तौर पे हिस्ट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमी का ईस्ट इंडियन कंपनी कॉलेज में हेलबेरी लंदन के अंदर, विच वॉज अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ऑफिसर्स रिक्रूटेड टू द इंडियन सिविल सर्विस। ये जहां पर अपॉइंट किए गए थे वो एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर था उन ऑफिसर्स के लिए जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज में रिक्रूट किए जाते थे। द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अनदर सिग्निफिकेंट थ्योरी इन डेमोग्राफी इज द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। एक और बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी जो डेमोग्राफी की है वो है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या है? दिस सजेस्ट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक्ड टू द ओवरऑल लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो हमारी जनसंख्या की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है या जुड़ी हुई है जितने भी आर्थिक विकास के स्तर है उनसे, एंड दैट एवरी सोसाइटी फॉलोज अ टिपिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ। और हर सोसाइटी, हर समाज जो है वो एक टिपिकल तरीका फॉलो करता है डेवलपमेंट रिलेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ का। देयर आर 3 बेसिक फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब 3 बेसिक फेजेस बताए गए हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। द फर्स्ट स्टेज इज दैट ऑफ लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ सोसाइटी दैट इज अंडर डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। पहली स्टेज जो है, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ कम है सोसाइटी के अंदर तो उसकी पहली स्टेज वजह क्या है कि जो सोसाइटी है वो अंडर डेवलप्ड है और टेक्नोलॉजिकली वो जो है काफी पिछड़ी हुई है। ग्रोथ रेट्स आर लो because both the death and the rate and the birth rate are very high, so that the difference between the two is low. ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम है क्योंकि दोनों ही, चाहे डेथ रेट हो या बर्थ रेट हो, वो बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से जो डिफरेंस है दोनों के बीच का वो काफी कम है। The third and the last stage is also one of the low growth in a developed society. तीसरी स्टेज, जो आखिरी स्टेज है, वो है लो ग्रोथ एक डेवलप्ड सोसाइटी में, where both death rate and birth rate have been reduced considerably and the difference against between them is small. तीसरी स्टेज में भी लो ग्रोथ जो है डेवलपमेंट सोसाइटी या डेवलप्ड सोसाइटी के अंदर क्यों है? क्योंकि दोनों ही डेथ रेट और बर्थ रेट काफी कम कर दिए गए हैं, काफी कम हो गए हैं और इसकी वजह से उन दोनों की जो बीच का डिफरेंस है वो भी बहुत कम है। Between these two stages is a transitional stage of movement from backward to an advanced stage, and this stage is characterized by very high rates of growth of population. दोनों ही जो स्टेजेस हैं इनमें एक तरह से चेंज है, एक चेंजिंग स्टेट है मूवमेंट की, बैकवर्ड से एडवांस स्टेज, यानी कि चेंज हुआ है दोनों स्टेजेस में, पिछड़े से आप एडवांस स्टेज में आ गए हो। एंड ये जो स्टेज है ये कैसे हम पहचानते हैं? क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाई रेट होते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की। This population explosion happens because death rates are brought down relatively quickly through advanced methods of disease control, public health and better nutrition. ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, हम कहते हैं कि एकदम से जनसंख्या विस्फोट जिसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़त हो रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डेथ रेट है वो काफी हद तक कम हो गए हैं। और कैसे कम हो गए हैं? क्योंकि जो एडवांस मेथड्स आ गए हैं डिजीज कंट्रोल करने के, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड बहुत बेटर मेथड्स हैं, या अच्छा न्यूट्रिशन मिलना। However, it takes longer for a society to adjust to change and alter its reproductive behavior, which was evolved during the period of poverty and high death rates, to suit the new situation of relative prosperity and longer lifespans. समाज के लिए बहुत लंबा समय लगता है कि वो एडजस्ट कर पाए उस चेंज से, क्योंकि या अपना जो उसका एक रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है, जो जनसंख्या बढ़ने का जो तरीका है उसको वो बदल पाए। वो कब हुआ था? जिस समय बहुत ज्यादा गरीबी थी, डेथ रेट्स बहुत ज्यादा थे। तो ये जो सोसाइटी है ये बहुत समय लेती है कि एडजस्ट हो पाए इस नई सिचुएशन से, जो कि उनको एक प्रोस्पेरिटी या लॉन्गर लाइफ स्पैन की तरफ ले जा रही है। This kind of transition was affected in Western Europe during the late 19th and the early 20th century. इस तरह का जो ट्रांजिशन था, बदलाव था, इस पे असर आया वेस्टर्न यूरोप में लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में। More or less similar patterns are followed in the less developed countries that are struggling to reduce the birth rate in keeping with the falling mortality rate. ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या कम डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अब इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके यहाँ का जो बर्थ रेट है उसको वो किसी तरह से कम कर लें। और क्योंकि
जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी गिरता जा रहा है। In India too, the demographic transition is not yet complete as the mortality rate has been reduced, but the birth rate has not been brought down to the same extent. इंडिया के अंदर भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो पूरी तरह से भी हम कह सकें कंप्लीट है तो वैसा नहीं है, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट तो कम हो गया है, लेकिन जो बर्थ रेट है अभी वो उतनी गति से नीचे नहीं आया जितना मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल कर लिया गया है। कॉमन कॉन्सेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स। Most demographic concepts are expressed as rates and ratios. ज्यादातर जो demographic concepts हैं वो आपको rates या ratio के माध्यम से बताए जाते हैं। They involve two numbers. इसमें दो संख्याएं होती हैं। One of these numbers is a particular statistic that has been calculated for a specific geographical administrative unit. इनमें से एक नंबर्स जो होते हैं, यानी दो नंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो पहले जो नंबर्स हैं वो खास तरह की स्टैटिस्टिक के लिए होते हैं जिनको कैलकुलेट किया जाता है एक स्पेशल ज्योग्राफिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए। द अदर नंबर्स प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन, और जो बाकी संख्या होती है वो कंपैरिजन के लिए होती है। फॉर एग्जांपल, द बर्थ रेट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। बर्थ रेट का मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ जितनी भी बर्थ्स हुई हैं उसमें सब जो लाइव हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। अब वो एंटायर कंट्री भी हो सकती है, स्टेट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या एक टेरिटोरियल यूनिट हो सकता है। ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक खास पीरियड में, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एरिया इन 1000, और उसको जो है अगर हम डिवाइड करें जो टोटल पॉपुलेशन एरिया की है थाउजेंड्स में उससे, तो इनका मतलब कहने का ये है कि बर्थ रेट जो है कैसे पता करते हैं। बर्थ रेट मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इन थाउजेंड्स। दूसरे शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स, द बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन। जो बर्थ रेट है वो टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स हैं पर 1000 जनसंख्या पे। अब इसी तरीके से द डेथ रेट क्या है? द डेथ रेट इज अ सिमिलर स्टैटिस्टिक expressed as the number of deaths in a given area during a given time per 1000 population. डेथ रेट भी सिमिलर ऐसा ही होता है स्टैटिस्टिक, जिसको हम नंबर ऑफ डेथ के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में एक गिवन टाइम के अंदर पर 1000 population. These statistics depend on the reporting of births and deaths by the families in which they occur. ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये उस पर आधारित हैं कि जो रिपोर्ट बर्थ या डेथ की फैमिली द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं जब वो होती है। इन फैक्ट, इन मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, पीपल आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू रिपोर्ट बर्थ एंड डेथ्स टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, द लोकल पुलिस स्टेशन और प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन केस ऑफ विलेजेस एंड द रेलेवेंट म्युनिसिपल ऑफिस इन केस ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। हमारे यहाँ ज्यादातर और कंट्रीज में भी और खासतौर से इंडिया में जो शामिल है, लोगों से ये माना जाता है या लोगों से ये उम्मीद करी जाती है एज पर लॉ कि बर्थ हो या डेथ हो उसकी रिपोर्ट वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को करें। यानी कि अगर आप गांव में हैं तो वहां के लोकल थाने में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, और बाई चांस अगर आप टाउन में हैं या सिटीज में हैं तो वहां पर म्युनिसिपल ऑफिस में आपको अपनी रिपोर्ट करवानी होगी कि आपके यहाँ आइदर बर्थ हुई है या डेथ हुई है। The rate of natural increase or the growth of population refers to the difference between the birth rate and the death rate. अब rate of natural increase या growth rate जो population का है उसका मतलब क्या हुआ? बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच के डिफरेंस को हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहते हैं। When this difference is zero, then we say the population has stabilized or has reached the replacement level, which is the rate of growth required for the new generations to replace the older ones that are dying out. जब ये डिफरेंस जीरो होता है या बहुत कम मात्रा में होता है तब हम कहते हैं कि पॉपुलेशन जो है हमारी स्टेबलाइज हो गई है, स्थिर हो गई है, या फिर उस लेवल पे पहुंच गई है जो रिप्लेसमेंट लेवल है, जहां पर अब ग्रोथ रेट जो है जिससे उम्मीद करी जाती है या जरूरत है कि नई जनरेशन जो है वो पुरानी को रिप्लेस करेंगी जो खत्म हो रही है। Sometimes societies can experience a negative growth rate, that is their fertility levels are below the replacement rate. कई समाज ऐसे होते हैं जहां पर नेगेटिव ग्रोथ रेट होता है, यानी कि उनका जो फर्टिलिटी लेवल है वो कम होता है रिप्लेसमेंट रेट से। दिस इज ट्रू ऑफ मेनी कंट्रीज एंड रीजन्स इन द वर्ल्ड टुडे सच एज जापान, रशिया, इटली एंड ईस्टर्न यूरोप। ये जो बात है ये कई कंट्रीज में सच साबित हुई है, जैसे कि या कई बहुत सारे क्षेत्र है दुनिया में जिसमें कंट्रीज जो है जापान, रशिया, इटली या ईस्टर्न यूरोप है।
On the other hand, some societies experience very high growth rates, particularly when they are going out through the demographic transition described on the previous page. दूसरी तरफ कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट ज्यादा है, मतलब बहुत हाई ग्रोथ रेट है, खास तौर से जब वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से गुजर रहे होते हैं, जैसा कि आपके पिछले पेज पे बताया गया था. द फर्टिलिटी रेट. अब फर्टिलिटी रेट क्या होता है? रेफर्स टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स per 1000 women in the childbearing age group, usually taken to be 15 to 49 years. फर्टिलिटी रेट का मतलब हुआ कि कितनी बर्थ्स हुई पर 1000 वुमेन एक ऐसे एज ग्रुप के अंदर जिसमें जो चाइल्ड बेयर कर सकते हैं, यानी कि जो लेडीज हैं या जो विमेन हैं वो चाइल्ड को बर्थ कर सकती हैं. तो ऐसे में जो एज है वो 15 टू 49 ईयर्स के बीच की है. तो फर्टिलिटी रेट का मतलब हो गया कितनी बर्थ हुई पर 1000 वुमेन. But like the other rates discussed on the previous page, the birth and the death rates, there is a crude rate. अब जैसे और रेट्स हैं, जैसे भी हमने पिछले पेज में डिस्कस किए, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, इसी तरह से क्रूड रेट है. क्रूड रेट क्या होता है? इट इज अ रफ एवरेज फॉर एन एंटायर पॉपुलेशन and does not take account of the differences across age groups. Rough average for an entire population, जितनी भी जनसंख्या है उसका एक रफ तौर पे एवरेज निकाला जाता है, और ये जो है डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ द डिफरेंसेस अक्रॉस एज ग्रुप. इसमें जो एज ग्रुप का डिफरेंस है उसको ध्यान नहीं दिया जाता है. ये एक तरह का क्रूड रेट है कि बस एवरेज निकाल लिया, पूरी पॉपुलेशन का कोई एज ग्रुप का डिफरेंस काउंट नहीं किया गया. डिफरेंसेस अक्रॉस एज ग्रुप्स कैन समटाइम्स बी वेरी सिग्निफिकेंट इन अफेक्टिंग द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर्स. अब ये जो डिफरेंसेस होते हैं एज ग्रुप्स के, ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खास तौर से इनका असर जब पड़ता है हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो. दैट इज व्हाई डेमोग्राफर्स आल्सो कैलकुलेट एज स्पेसिफिक रेट्स. इसी वजह से जो डेमोग्राफर्स हैं वो एज स्पेसिफिक रेट्स को भी कैलकुलेट करते हैं. द टोटल फर्टिलिटी रेट refers to the total number of live births that a hypothetical woman would have if she lived through the reproductive age group and had the average number of babies in each segment of this age group as determined by the age-specific fertility rate for that area. जो total fertility rate है, अब हम उसको अगर रेफर करें तो मतलब हुआ टोटल नंबर जो लाइव बर्थ्स की हैं एक इमेजिनरी वुमेन के द्वारा की जाए अगर वो उस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से गुजरे, या उसका जो है एवरेज नंबर ऑफ बेबीज हो हर सेगमेंट में इस एज ग्रुप के, जैसा कि एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स उस पर्टिकुलर एरिया के लिए बताए गए हैं. अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस इज दैट द टोटल फर्टिलिटी रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ बर्थ्स टू अ कोहॉर्ट ऑफ वुमेन up to the end of the reproductive age period on the basis of the age specific rates observed during a given period. एक और तरीका है जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फर्टिलिटी रेट को, वो ये है कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या हुआ, एवरेज नंबर ऑफ बर्थ्स एक ग्रुप ऑफ वुमेन के अप टू द एंड पे जो रिप्रोडक्टिव एज पीरियड है उनका, जो कि कैसे अंदाजा लगाया गया है उनके एज स्पेसिफिक रेट्स के जो बेसिस पे उनका जो रिप्रोडक्टिव एज पीरियड है उसके एंड तक वुमेन जो है एवरेज नंबर ऑफ बर्थ्स कितनी देती हैं स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, उसको भी हम कह सकते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट. विसारिया और विसारिया 2003. The infant mortality rate is the number of death of babies before the age of 1 year per 1000 live births. अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या हुआ कि कितने बेबीज की डेथ हो गई एक साल से पहले. जब 1000 लाइव बर्थ से कंपेयर करें तो उसमें कितने ऐसे बेबीज थे जो एक साल की उम्र से पहले उनकी डेथ हो गई, तो उसे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. Likewise, the maternal mortality rate is the number of women who die in childbirth per 1000 live births. इसी तरह से maternal mortality rate क्या हुआ कि कितनी women की डेथ हो गई during the time of childbirth per 1000 live births में. High rate of infant and maternal mortality are an unambiguous indicator of backwardness and poverty. जो हाई रेट्स हैं इन्फेंट या मैटरनल मोर्टेलिटी के, वो एक तरह से क्लियर इंडिकेटर हैं बैकवर्डनेस के और पोवर्टी के, यानी कि पिछड़ेपन और गरीबी की वजह से बहुत ज्यादा इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी होती है. डेवलपमेंट इज accompanied by sharp falls in these rates as medical facilities and level of education, awareness and prosperity increase. अब यहाँ पर विकास कैसे होगा इसके साथ साथ कि इन रेट्स में कमी आए
कमी कैसे आएगी? क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटीज है, लेवल ऑफ एजुकेशन है, अवेयरनेस है या प्रोस्पेरिटी है, ये बढ़े। वन कॉन्सेप्ट विच इज समवट कॉम्प्लिकेटेड इज दैट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब एक कॉन्सेप्ट और है जो थोड़ा सा जटिल है, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, कि आप कितना जीते हैं। This refers to the estimated number of years that an average person is expected to survive. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब हुआ कि कितने साल तक एक एवरेज इंसान जी सकता है। It is calculated on the basis of data on age specific death rates in a given area over a period of time. अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो डेटा के आधार पर एज स्पेसिफिक डेथ रेट एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसके डेटा के आधार पर निकाला जाता है कि उस एरिया में कितने साल तक या कितने लंबे समय तक एक बंदा सरवाइव कर सकता है। The sex ratio refers to the number of females per 1000 males in a given area at a specific time period. सेक्स रेशियो का मतलब हुआ कि कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स जो हैं पर 1000 मेल्स हैं एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। Historically, all over the world, it has been found that there are slightly more females than males in most countries. अभी अगर हम इतिहास को देखें तो पूरी दुनिया में ये पाया गया है कि जो फीमेल्स हैं वो कुछ मात्रा में ज्यादा हैं मेल्स के मुकाबले कंट्रीज के अंदर। This is despite the fact that slightly more male babies are born than female ones. जहां एक तरफ सत्य ये है कि मेल बेबीज जो है वो ज्यादा होते हैं बॉर्न फीमेल्स के मुकाबले। Nature seems to produce roughly 943 to 952 female babies for every 1000 males. पर नेचर जो है वो जनरली 943 से लेके 952 फीमेल बेबीज प्रोड्यूस होते हैं या उत्पन्न होते हैं पर 1000 मेल बेबीज के। If despite this fact the sex ratio is somewhat in favor of females, this seems to be due to two reasons. अब अगर ये फैक्ट है तो सेक्स रेशियो जो है वो काफी हद तक फीमेल्स के फेवर में भी है और ये दो कारणों से है। फर्स्ट, गर्ल बेबीज अपीयर टू हैव एन एडवांटेज ओवर बॉय बेबीज इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस टू डिजीज इन इन्फेंसी। जो गर्ल बेबीज हैं उनको एक एडवांटेज क्या है बॉय बेबीज के मुकाबले कि उनमें रेजिस्टेंस जो है डिजीज को लेकर ज्यादा होती है। बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तब भी उनमें रेजिस्टेंस डिजीज को झेलने की ज्यादा होती है। At the other end of the life cycle, women have tended to outlive men in most societies, so there are more older women than men. और लाइफ साइकिल के जो खत्म होने का टाइम होता है उसमें यह देखा गया है कि विमेन की जो एज है वो समाज में मेन के मुकाबले ज्यादा होती है, तो इसी वजह से ओल्डर विमेन जो है वो ज्यादा है मेन के मुकाबले। The combination of these two factors led to a sex ratio of roughly 1050 females per 1000 males in most contexts. तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इनके कॉम्बिनेशन को अगर देखा जाए तो जो सेक्स रेशियो है वो लगभग 1050 फीमेल्स पर 1000 मेल्स होता है ज्यादातर उसमें। However, it has been found that the sex ratio has been declining in some countries like China, South Korea and especially India. अभी हमने देखा है कि हमारे जो कुछ कंट्रीज हैं जैसे चाइना, साउथ कोरिया या इंडिया, यहाँ पर सेक्स रेशियो जो है वो कम होता जा रहा है। This phenomenon has been linked to the prevailing social norms that tend to value males much more than females, which led to the son preference and the relative neglect of the girl baby. ये किस वजह से हो रहा है? अगर इसको जोड़ के देखा जाए तो जिस तरह के सामाजिक हमारे यहाँ के रूल्स चल रहे हैं या एक तरह से कंडीशंस हैं कि वैल्यू मेल चाइल्ड को ज्यादा दी जाती है या मेल्स को ज्यादा दी जाती है फीमेल के मुकाबले, इसकी वजह से बेटे को ज्यादा प्रेफरेंस मिली और जो गर्ल बेबीज होती हैं उनको एक तरह से निग्लेक्ट कर दिया जाता है। The age structure of the population refers to the proportion of persons in different age groups related to the total population. अब एज स्ट्रक्चर जो पॉपुलेशन का है उसका मतलब क्या हुआ कि प्रपोर्शन पर्संस का, लोगों का अलग अलग एज ग्रुप के जो टोटल पॉपुलेशन से मतलब एक तरह से हम रिलेट कर रहे हैं उन्हें। The age structure changes in response to the changes in levels of development and the average life expectancy. ये जो एज स्ट्रक्चर है ये भी इसमें बदलाव आता है उस रिस्पॉन्स में जो चेंजेस होते हैं लेवल ऑफ डेवलपमेंट में या एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। Initially, poor medical facilities, prevalence of disease and other factors make for a relatively short lifespan. अगर मेडिकल सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं हैं, डिजीजेस बहुत ज्यादा होती हैं और भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से इंसान की जो जिंदगी है वो छोटी हो जाती है। Moreover,
High infant and maternal mortality rates have also an impact on the age structure. वहीं पर अगर इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो उसका भी जो असर है वो एज स्ट्रक्चर पे पड़ता है. विद डेवलपमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्स एंड विद इट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑल्सो इम्प्रूव. जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है जो लाइफ की क्वालिटी है वो भी सुधर रही है, साथ ही साथ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी इम्प्रूव हो रही है. दिस चेंजेस द एज स्ट्रक्चर. इसकी वजह से एज स्ट्रक्चर में बदलाव आया है. Relatively smaller proportions of population are found in the younger age groups and larger proportion in the older age group. इसी की वजह से कम मात्रा जो पॉपुलेशन की है वो यंगर एज की देखने को मिलती है और ज्यादा मात्रा जो है वो ओल्डर एज की देखने को मिलती है. दिस इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन. इसे हम कह सकते हैं एजिंग ऑफ पॉपुलेशन. द डिपेंडेंसी रेशियो is a measure comparing the proportion of a population which is composed of dependents with the portion that is in the working age group, generally defined as 15 to 64 years. अब डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? डिपेंडेंसी रेशियो एक मेजर है कंपेयर करने के लिए जो पोर्शन है पॉपुलेशन का जिसमें डिपेंडेंट्स भरे हुए हैं. अब डिपेंडेंट्स कौन होते हैं? वो एल्डरली लोग जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, काम नहीं कर सकते, या वो बच्चे जो बहुत छोटे हैं काम करने के लिए. इनका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? उन प्रोपोर्शन से लोगों के जो वर्किंग एज ग्रुप के हैं और वो जनरली 15 से 64 ईयर्स के बीच के हैं. द डिपेंडेंसी रेशियो इज इक्वल टू द पॉपुलेशन बिलो 15 और अबव 64 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन द 15 टू 64 एज ग्रुप. जो डिपेंडेंसी रेशियो है हम इसको कैसे कंपेयर करते हैं या कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? तो ये हो गया वो पॉपुलेशन जो बिलो 15 या अबव 64 है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन जो 15 से 64 एज ग्रुप के बीच में है. द रेशियो इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज. और इस रेशियो को हम जनरली परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं. A rising dependency ratio is a cause for worry in countries that are facing an aging population, since it becomes difficult for a relatively smaller proportion of working age group people to carry the burden of providing for a relatively large proportion of dependents. ये जो डिपेंडेंसी रेशियो है ये बढ़ता जा रहा है और ये काफ़ी बड़ी चिंता का कारण है उन कंट्रीज के लिए जहाँ पर इस तरह की एजिंग पॉपुलेशन है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जा रहा है. जो वर्किंग एज ग्रुप के लोग हैं उनकी मात्रा कम है और उनको सारा बोझ उठाना पड़ता है एक बहुत बड़े प्रोपोर्शन के लोगों का जो उन पर निर्भर है. ऑन द अदर हैंड, a falling dependency ratio can be a source of economic growth and prosperity due to the large proportion of workers related to non-workers. वहीं दूसरी तरफ अगर डिपेंडेंसी रेशियो कम है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी का बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोर्शन में वर्कर्स जो हैं वो हैं बजाय नॉन वर्कर्स के. दिस इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज डेमोग्राफिक डिविडेंड और बेनिफिट फ्लोइंग फ्रॉम द चेंजिंग एज स्ट्रक्चर. इसको हम कई बार डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं या एक ऐसा फायदा जो चेंजिंग एज स्ट्रक्चर से मिल रहा है. However, this benefit is temporary because a large pool of working age people will eventually turn into non-working old people. पर ये जो बेनिफिट है ये भी टेम्पररी है, क्योंकि जितनी मात्रा में वर्किंग एज पीपल हैं वो आगे चलकर एकदम से नॉन वर्किंग ओल्ड पीपल में बदल जाएंगे. इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. ये करते हैं अगले वीडियो.